you face many challenges in your life. You must be ready for that always. You keep on preparing your mind in such a way that if anything comes in your life suddenly, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रखें अपने आप को। जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम जज्बा में। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम आपको मिलाते हैं जाबाज सिपाहियों से। और इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद है एक जाबाज सिपाही। उनसे मिलवाने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। सपने टूट चुके हैं मगर हौसले ज़िंदा है। हम वो फौजी है जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा है। तो ऐसी मुश्किलों को शर्मिंदा करने वाले हमारे एक मेहमान आज यहाँ मौजूद है, जिनका नाम है हवलदार साईनाथ पॉल जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सत श्री अकाल। जी सर, हम अब आपके बारे में जानना चाहेंगे और ख़ास करके आपकी कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्ते, मैं आपके इस जज्बा प्रोग्राम का एक्चुअली बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और हम लोगों को भी मौका दे रहे हैं कि दुनिया हमको जाने, दुनिया हमारे बारे में जाने। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ स्पेशल है या ख़ास है। हम भी आप लोगों में से और आप लोगों की तरह ही हैं। बस सबके अपने अपने कुछ किस्से या कुछ चीज़ें होती है लाइफ में, तो शायद उसकी वजह से वो चीज़ें हमें ख़ास बनाती हैं या फिर हम उनकी वजह से अपने आप को ख़ास महसूस करते हैं। सो मेरा नाम साईनाथ पॉल है और मैं सतारा, महाराष्ट्र से हूँ। और मैं एक जो पुराने तरीके से रहने वाले लोग होते हैं, जैसे कि एक एकत्रित परिवार होते हैं गांव में, वैसे परिवार में पला बड़ा हूँ। और मेरे फादर भी एक सर्विसमैन है और उन्होंने भी फ़ौज में 17 ईयर्स सर्विस करने के बाद वो रिटायर हुए हैं। और हम लोग घर में 2 भाई हैं, एक सिस्टर हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी एक सर्विसमैन हैं, अभी रिटायर हुए हैं इंजीनियर से। और मेरी जो सिस्टर हैं, तो मेरे जो जीजा जी हैं, ही इज़ ऑल्सो प्रेजेंटली सर्विंग इन आर्मी, अभी भी वो सर्व कर रहे हैं। सो मैं जब 18 साल का था, उस टाइम मैं एनसीसी मैंने ज्वाइन करी थी। और जैसे मैंने बोला कि हमारे जनरेशन्स में फ़ौज का ऑलरेडी जज्बा रह चुका है, तो मैं अपने पिताजी से बहुत मोटिवेटेड रहता था जब वो स्टोरीज़ बताया करते थे जब हम छोटे थे। सो स्कूल में थे, जब भी कोई डेली रूटीन वाली लाइफ होती है तो उनकी एक स्टोरी रहती थी उसके पीछे। तो इट वाज काइंड ऑफ दैट टाइम इट वाज नॉट सो मोटिवेटिंग, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपको उन चीज़ों का एहसास होने लगता है। सो मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली उस मोटिवेशन से। फिर एनसीसी करते करते मैंने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय 12th मैंने आर्मी ज्वाइन करी। तो इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट टू ज्वाइन द आर्मी। और आई एम सो लकी कि मेरे को पहले ही अटेम्प्ट में मैं आर्मी में भर्ती हो सका। मैं स्पोर्ट्स भी करता था, मैं क्रॉस कंट्री करता था, एथलेटिक्स करता था। दो आई वॉज वेरी लाइट वेटेड, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा वेट भी काफ़ी कम था। बट कुछ केले वेले खा के मैंने उस टाइम वेट को पूरा करने की कोशिश करी और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। सो उस टाइम मैंने 12th करी थी और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। और एनसीसी का भी मैं कोई सर्टिफिकेट नहीं ले पाया क्योंकि इन बिटवीन बिफोर द एग्जाम्स ऑफ फाइनल एग्जाम्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर मैं आर्मी में इनरोल हो गया। सो उसके बाद मैंने बॉम्बे सैपर्स जो पुणे में है ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे मैंने अराउंड ऑलमोस्ट 2 इयर्स का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग ज्वाइन किया। पढ़ने में मैं शुरू से ही अच्छा रहा हूँ और फिज़िकल तो मेरा अच्छा था ही क्योंकि मैं स्पोर्ट्स भी करता था। तो यहाँ पे ट्रेनिंग में हमारा जो बॉम्बे सैपर्स इज़ अ सपोर्टिंग फोर्स बेसिकली विच ऑलवेज हेल्प्स इंडियन आर्मी इन माइनफील्ड लेइंग, ब्रीचिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिजिंग, जो ब्रिज वगैरह बनाते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, इसका बेसिकली रोल वही है।
सो इसकी पढ़ाई चलती है, तो पढ़ाई में मैंने अच्छा परफॉर्म किया। जितने भी ट्रेनिंग के मेडल्स हैं वो सारे मैंने हासिल किए ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में। जी सर। तो मेरे को शुरू से ही थोड़ा पढ़ने की आदत है। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, रिजल्ट मेरे बहुत सारे अच्छे नहीं हैं, बट स्टिल पढ़ने की आदत थी, तो वो आदत मैंने कंटिन्यू करी। सो आफ्टर ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी आई टुक एडमिशन फॉर बीए इंग्लिश। मैंने YCMOU यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने बीए इंग्लिश किया, और साथ में सर्विस भी मेरी चलती रही। और मैं ट्रेनिंग करने के बाद इनिशियली आई गॉट पोस्टेड टू नसीराबाद राजस्थान। जी जी। वहाँ पे पोस्टिंग होने के बाद मैंने अपनी ड्यूटी करते करते पढ़ने का डिसाइड किया कि अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू करना है। सो ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने यहाँ भी सोचा कि अगर मैं बाहर का एजुकेशन तो ले ही रहा हूँ, साथ में अगर मैं आर्मी में कुछ पढ़ाई करके हासिल कर सकूँ तो उसके लिए मैंने कोशिश की। सो जब मैं स्कूल में 9th में था तो मेरी स्कूल की तरफ से मुझे NDA में विज़िट कराया गया था। और जब मैं वहाँ पे NDA में विज़िट किया तो मुझे आई वॉज फ्लैबरगैस्टेड एक्चुअली। इट वॉज सो यूनिक एंड सो ऑसम टू वॉच एवरी इवन अ सिंगल स्टोन इन द NDA इज सो शाइनिंग, बिकॉज ये बहुत एलिट इंस्टीट्यूट है। There is nothing like NDA in India, I can say proudly, in world also. Yes sir. So वहाँ पे मुझे एक अलग से मोटिवेशन मिला कि if I'll try to join the army, then definitely I'll become an officer one day. ये मेरा ड्रीम था। बट मैं जैसे मैंने पहले बोला कि मैं विलेज में रह चुका हूँ, मराठी मीडियम से मैंने पढ़ाई करी है, तो मेरा पढ़ाई उतना अच्छा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट NDA का मेरिट या कंपटीशन देखते हैं हम लोग अगर, तो उस लेवल का था नहीं। तो इनिशियली आई गॉट एनरोल्ड एज अ सिपाही इन बॉम्बे सैपर्स। आने के बाद फिर मेरा एम वही था एजुकेशन कंटिन्यू करने का कि मुझे आगे चल के पढ़ के कुछ कमीशन के लिए ट्राई करना है, ऑफिसर बनने के लिए ट्राई करना है, तो उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत थी। तो मैं नॉवेल्स एंड जो भी बुक्स मुझे मिलती थी आई केप्ट ऑन रीडिंग ऑल द टाइम। जब भी मुझे 2 पेजेस 4 पेजेस पढ़ने का टाइम मिले, इन स्पाइट ऑफ हैविंग डेली रूटीन ऑफ आर्मी, जो भी मेरा टास्क हैं, ड्यूटीज़ हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द रूटीन ऑफ दैट I used to read एक at हॉबी least. थी आपकी। Exactly. My hobby is actually reading. I love reading. So उसकी वजह से हॉबी अच्छी थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारा मौका मिला कि बहुत सारी चीज़ें जानने का पढ़ने की वजह से। और ऐसे करते करते प्लेसेस टू प्लेसेस आई गॉट पोस्टेड। उसके बाद मैं अरुणाचल प्रदेश ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पे भी रहते रहते मैंने अपना सारा छुट्टी उस हिसाब से प्लान किया कि आई विल बी एबल टू लुक आफ्टर माई एग्ज़ाम। सो ऐसे करते करते आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। और उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली अप्लाई फॉर कमीशन ऑफिसर्स एग्जाम, विच इज़ कंडक्टेड थ्रू UPSC। और उसको आर्मी कैडेट कॉलेज एग्ज़ाम बोलते हैं, जो मैंने 2008 में आई अप्लाइड और मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वन to actually go through these competitive exams while serving, because क्या होता है कि आपका पढ़ने के बाद कुछ टाइम हो गया होता है और आपका रूटीन नहीं बनता है। बट स्टिल आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दोज पीपल एंड माई CEO एंड माई यूनिट पीपल। उन्होंने मुझे एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया, बहुत सारा सपोर्ट दिया। अगर मैं वो चीज़ अचीव कर पाया तो it is because of only their guidance as well as support. All the time they have supported me like their own person. So त्याच्या उसकी वजह से फिर मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया एंड देन आई गॉट क्लियर्ड SSB इंटरव्यू ऑल्सो। सो आई गॉट selected for ACC 98 course in 2008 September. And I joined Indian Military Academy for commissioned officers training in January 2009. Very nice. So after that मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया और 1 साल का ट्रेनिंग किया। The training is for 4 years like NDA. और after that you will become an officer in Indian Army as a lieutenant. You will be passed out from the Indian Military Academy. Yes sir. So but
आपको छुट्टी मिलती है वहाँ से, टर्म ब्रेक्स होते हैं. आफ्टर एवरी 6 months ऑफ ट्रेनिंग यू विल गेट 1 month ऑफ लीव. So in my second term, after completion of my second term, I went on leave. मैं छुट्टी गया सतारा महाराष्ट्र में, which is my native place. Sir. I enjoyed my leave with my family members, parents, as I was unmarried. And उसके बाद on last day when I was traveling back towards Satara railway station, मैं वापस ट्रेन पकड़ के आई हैड टू ज्वाइन बैक टू द IMA देहरादून फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ माई ट्रेनिंग. I got hit by a private vehicle on road from my village to Satara. The time was around 5 p.m. in the evening, and I was severely injured. My right leg was completely fractured. Around 6 fractures I had got. और मैं वहाँ पे अराउंड जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, द ओपोनेंट्स व्हीकल वाज देयर एंड द ड्राइवर रैन अवे. ही वाज, आई गॉट टू नो लेटर आफ्टर पुलिस इंक्वायरी एंड ऑल दिस थिंग्स, ही वाज ड्रंक एंड ड्राइविंग. सो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग व्हिच इज हैपेंड विद मी. मेरे साथ जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकता. उस टाइम आई वाज अनकॉन्शियस फॉर सम टाइम. खूब बहुत सारे इंजरीज हुए थे एक ही लेग में. जी सर. एंड इट वाज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग. आई वाज नॉट एबल टू इवन एक्चुअली keep it tight or hold it tight so that the blood should be stopped, because there were 2-3 open injuries. तो मैं एक जगह पकड़ता तो दूसरी जगह से ब्लीडिंग हो रही थी. मैं देख भी रहा हूँ आफ्टर थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो लोग बहुत सारे जो लोकल ट्रैवलर्स हैं वो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, बट लोग हेल्प नहीं करते ऐसे टाइम में. So it is because of lack of awareness of laws in India. ये होता है, लोगों को लगता है कि हम unnecessary किसी चीज में क्यों इन्वॉल्व हों. जी सर. और people prioritize their work routine actually. They doesn't value somebody's life. तो ये होता है. I'm not blaming anybody. It is the tendency of people actually. So I was lying for 15-20 minutes as it is. और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कुछ मेरे ही रिलेटिव्स वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे. So fortunately they saw me. I was lying in the spool of blood, covered by blood from all over. उन लोगों ने फिर मुझे पहचाना. They took me to the private hospital nearby. वहाँ पे फिर मेरे पेरेंट्स से इन्फॉर्म किया गया और फिर वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. I got admitted to private hospital in Satara for 12 days. The injury was very severe actually. जो बोन्स हैं उसमें छोटे छोटे पीसेस हो गए थे लेग के. सो डॉक्टर्स वर अफ्रेड कि अगर हम इसको इमिडिएटली ऑपरेट करते हैं तो दे वर अफ्रेड कि बोन का जो पीस है वो ट्रैवल करके हार्ट में ना जाके ब्लॉक ना कर दे उसको, तो ऑपरेशन इज ऑफ नो यूज आफ्टर दैट. सो ऐसा उनको डर लग रहा था, तो दे केप्ट मी अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 5 days. एंड 5 दिन बाद जब उनको लगा कि ठीक है अब शायद कुछ हो सकता है, तो दे ऑपरेटेड मी. एंड आई वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल अराउंड 10 days. उसके बाद एज अ सर्विंग सोल्जर दे शिफ्टेड मी हियर इन कमांड हॉस्पिटल पुणे, विच इज़ नियर बाय मिलिट्री हॉस्पिटल. सो यहाँ पे आने के बाद फिर मेरा अराउंड आई वॉज एडमिटेड फॉर एटलीस्ट अ ईयर. सो इनिशियली इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ जब ऐसा होता है, आप एक मोशन में होते हैं और सडनली आपके लाइफ को एक स्टॉप मिलता है, दैट टू बी विदाउट योर मिस्टेक, बाय समबडी एल्सेस मिस्टेक. ये होता है. तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या गलत हो गया या ऐसा हमने क्या गलत कर दिया कि लाइफ एकदम से थम सी गई, रुक सी गई. आई वॉज एट माई पीक ऑफ, आप कह सकते हो कि एज के. आई वॉज 25 years old when I met with an accident. अनमैरिड. वहाँ पे मैं बेड में पड़ा हूँ. सो उस वहाँ पे आई हैव अंडरगॉन अराउंड 8 to 10 surgeries फॉर द सेम इंजरी, बिकॉज इन्फेक्शन था वहाँ पे. और इट वॉज वेरी बैड कि वो इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम तक. सो दे
all the time doctors, every other day doctors keep on coming to visit and open the wounds, wash it like clothes. ऐसे करके उन्होंने उसको क्लीन किया, तब भी धीरे धीरे करके थोड़ा सा रिकवरी होना स्टार्ट हुआ। एक साइड में ये चल रहा था, बट आपका जो दिमाग होता है, मेरे दिमाग में तो वही था कि मैं अभी वापस जाना है, मुझे ट्रेनिंग करना है, और कैसे होगा। मेरे सारे जो कोर्समेट्स हैं वो सब वापस ज्वाइन करके सब कुछ कर रहे हैं। इन बिटवीन मेरे यूनिट को मैंने इन्फॉर्म किया, फिर मेरे एकेडमी में इन्फॉर्म किया। सब लोगों को शॉक लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, और इट्स बियॉन्ड और लक हम कह सकते हैं। Yes, sir. तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। Sir. सो लाइफ में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसा करते समय ही आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आएगा कि आप मतलब उससे परेशान हो सकते हो। आप नॉर्मल लाइफ में हर एक छोटी चीज़ है, वो हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी और सिचुएशन के हिसाब से इट कीप्स यू अंडर डिप्रेशन। Sir. और मैं भी आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, सो मैं भी समटाइम्स डिप्रेशन में चला गया था। जी सर। सो कुछ ऑफिसर्स मेरे साथ वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट थे, कुछ ऑफिसर्स के पेरेंट्स थे। सो मुझे बात करने की आदत है, चाहे मैं कितना भी दुखी हूँ, लेकिन मैं दो तीन चीज़ें कभी नहीं छोड़ता। एक पढ़ना, थोड़ा म्यूज़िक सुनना, या फिर बात करना। जी सर। आई कीप ऑन माई सेल्फ बिजी। तो मैं उन लोगों के साथ हमेशा से बात करता रहा। मोस्ट प्रोबली वहाँ पे पेरेंट्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, मैं उनके साथ मैंने बात करनी शुरू करी इनिशियली आफ्टर 2-3 months ऑफ टाइम, जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ। सो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी लाइक दैट। मैंने उनसे बात करी और उनकी जीवनी जाननी चाहिए कि उनकी लाइफ कैसी रही, उन्होंने अभी इतनी लाइफ जी है, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, ज़िंदगी का मकसद क्या होता है। ये सब विचार आपके मन में आते हैं जब आप शिथिल एक जगह पे स्टेबल रहते हैं। सही बात है। सो इसके साथ मैंने बहुत सारे मुझे चीज़ें उनसे पता चली, लाइफ की एक्सपेक्टेंसी क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपका मैरिड लाइफ कैसा होता है, और कैसे आपके संस्कार होने चाहिए, ज़िंदगी से आपने क्या सीखना चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे उनसे सीखने को मिली। जी सर। और देयर वाज वन ऑफिसर जिनका नाम है मेजर विवेक। उन्होंने मुझे एक बुक दिया वहाँ पे, जिसका नाम था द सीक्रेट, विच इज़ रिटन बाय रोंडा बायर्न, जीवन एक रहस्य। सो मैं जब से एडमिट हुआ था उसके बाद मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी, या फिर मैं जब से ट्रेनिंग गया था तो वहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक्स या ट्रेनिंग की जो बुक्स हैं वहीं पढ़ता था, बट मोटिवेशनल बुक या कुछ ऐसा कभी मैंने पढ़ा, समय नहीं मिलता था मुझे। सो वो फर्स्ट बुक है जो मैंने वापस उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी, तो आई स्टार्टेड रीडिंग दैट। एंड उस बुक ने मेरा जो परसेप्शन ऑफ थिंग्स इज टोटली चेंज्ड एक्चुअली। आई वॉज लाइंग ऑन बेड फ्रॉम लास्ट 8 to 9 months। मैं एक स्विच भी आई वॉज नॉट एबल टू इवन ऑन और ऑफ ऑन माई ओन। आई एक्चुअली नीडेड हेल्प फॉर दैट। मैं बेड रिडन था एक्चुअली कम्प्लीटली। जी सर। सो आफ्टर रीडिंग दैट बुक आई स्टार्टेड गेटिंग आइडियाज़ कि मैं अपने कामों को खुद कैसे कर सकता हूँ, नॉट डिपेंडिंग अदर्स। जस्ट आई वॉज स्टार्टेड ट्राइंग थिंग्स, और एक छोटी छोटी चीज़ से मुझे वो मोटिवेशन मिलता रहा, एंड आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ। So that took me out from the depression which was for there from last lot of time। और ऐसे करते करते इनिशियल स्टेजेस से मैं थोड़ा सा बाहर निकला। जब मेरा इंजरी इतना सीवियर है और आपके लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, सो आई हैड टू डिसकंटिन्यू माई ट्रेनिंग एक्चुअली। आई वॉज रिवर्टेड बैक टू माई प्रेजेंट रैंक एज वेल एज टू माई एक्स यूनिट। वापस मुझे उन्होंने वहाँ से RTO कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ माई आई वॉज नॉट फिट फॉर द ट्रेनिंग एक्चुअली। आफ्टर ऑल जो SSB इंटरव्यू होता है उसमें बहुत सारी टेस्ट आपकी ली जाती हैं, उसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, आई स्टार्टेड लिविंग दैट एक्चुअली प्रैक्टिकली। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ में सिर्फ दूसरों से सुन के या सिर्फ एग्ज़ाम के तौर पे प्रिपेयर करके उसको क्लियर करके चलते रहते हैं, बट आई वॉज इन दैट सिचुएशन, आई हैड टू लीव दो सिचुएशंस। वहाँ पे SRTs होती हैं जिनको सिचुएशन रिएक्शंस टेस्ट कहते हैं, कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। सो आई वॉज लिटरली स्टार्टेड लिविंग दैट। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे को सिखाने के लिए ये सब किया गया है, एंड आई वॉज द लकी वन। ऐसा मैंने सोचना शुरू किया जब मैंने द सीक्रेट पढ़ी, तो
कि मैं ही वो लकी इंसान हूँ जिसको भगवान ने कुछ स्पेशल कैपेसिटी दे के भेजा है। जितने लोग वहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सब में मुझ में ही सिर्फ वो सब कैपेसिटी थी, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ हुआ है। सो मुझे उसमें खरा उतरना है और आई हैव टू प्रूफ माई सेल्फ वंस अगेन कि मैं क्या हूँ। सो धीरे धीरे करके मैं रिकवर करता रहा और फिर मैंने उसी कंडीशन में पहला थॉट जो आया, अच्छा मुझे कि मेरे को एजुकेशन कंटिन्यू करना है वापस। सो मैं ज्वाइनिंग से पहले मेरा सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था। आई टुक एडमिशन इन बीए सेकेंड ईयर वापस। मैंने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, मेरे सेकेंड ईयर में यहाँ तक प्लास्टर था पैरों में। आई वॉज ऑन एल्बो क्रचेस, दोनों हाथों में। सो मैं अराउंड 70 किलोमीटर्स आई ट्रैवल्ड फॉर द एग्ज़ाम, जो सेंटर था वहाँ पे, और मैंने वहीं पे रह के वो एग्ज़ाम दिया। और बिकॉज आई वॉज फीलिंग वेरी स्पेशल कि मुझ में वो कैपेसिटी है, इसलिए मैं ये कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैंने फिर बीए इंग्लिश कंप्लीट किया। वापस मैं अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ दिल्ली में पोस्टिंग रहा और ऐसे करते करते मैंने पढ़ाई, उसके बाद आई टुक एडमिशन फॉर MBA फ्रॉम सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस लर्निंग, एंड आई डिड HR इन MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो मैंने वो 2 साल में उसके बाद वो कंप्लीट किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में यू मस्ट हैव एम। सर्विस तो चल ही रहा है, आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी 100% मेरी तरफ से, दो इट वॉज नॉट, मे नॉट बी 100% एज पर द रिक्वायरमेंट, बट मैं अपना 100% कोशिश कर रहा था कि मैं अगर इफ आई एम सर्विंग आई हैव टू डू माई जॉब फर्स्ट, और अपार्ट फ्रॉम दैट आई केप्ट माई सेल्फ बिजी इन स्टडिंग। So after 2-3 years, I felt kind of comfortable, started walking without support, डॉक्टर्स की हेल्प और मोटिवेशन की वजह से मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बना पाया। एंड व्हेन आई वाज कंफर्टेबल, माय पेरेंट्स वर एक्चुअली थिंकिंग ऑफ मी गेटिंग मैरिड। सो इन 2014 आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हुई। एंड मैं आज आपके माध्यम से मेरी वाइफ को बहुत दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि शी हैज़ एक्सेप्टेड मी एज इट इज़। आई वॉज ऑलरेडी इंजर्ड, डिसेबल्ड, और उसने मुझे एक्सेप्ट किया। और कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने बोला कि प्रॉब्लम है, ये है, वो है, बट उसका एक सेंटेंस था कि ये अगर मेरी शादी के बाद होता तो मैं क्या करती। सो हैट्स ऑफ टू हर कि उसकी थिंकिंग को भी, and she accepted me with open heart. I got happily married, and उसके बाद फिर still I was under treatment. Now every now and then I had to visit hospitals, and treatment was going on. So for that उसके बाद मैं hospitals के पास ही रहा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पुणे में मुझे सेंटर में पोस्टिंग मिली, बॉम्बे सेपर्स के यहाँ पे एज एन IT NCO। सो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद एक दिन मैं MH में विजिट किया तो किसी से मिला मैं कि यहाँ पे एक QMT के कोई स्टूडेंट थे जिनका नाम है सुनील गोडे, उन्होंने यहाँ पे कोर्स किया था। सो उनके थ्रू मुझे ये पता चला कि यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे मैं कुछ पढ़ने के बारे में आगे और कुछ कर सकता हूँ। तो जब मुझे पता चला तो मैंने यहाँ पे विज़िट किया और सारी जानकारी हासिल की, और वापस मैं अपनी यूनिट में गया। वहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। सो अगेन मैं यूनिट का फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे वाकई अपने दिल से सपोर्ट किया। और फिर मेरा जब पोस्टिंग टेन्योर ख़त्म हो रहा था यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे कोर्स के लिए, मैंने अप्लाई किया था, QMTI में मुझे आने का मौका मिला। जी सर। और QMTI में आने के बाद मेरा तो एम पढ़ने का शुरू से ही रहा है। मैं कंटिन्यूसली आफ्टर माय एक्सीडेंट आई वाज इनटू पढ़ाई। मैंने हमेशा पढ़ाई छोड़ा ही नहीं है, कुछ ना कुछ मैं करता ही रहा हूँ। सो मेरे लिए किस्मत और अच्छा मौका था यहाँ पे आके अपने आप को कुछ अच्छी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने का। In between, I had 2 children. I have 2 children. मेरा लड़का अभी 4th क्लास में है और I have a daughter. वो अभी 1st क्लास में है। और मेरा घर परिवार सब अच्छा चल रहा है अभी फ़िलहाल। मैं यहाँ पे था QMTI में। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का है,
ITI in electrician. हम्म। सो मैंने वो कोर्स अच्छे से कंप्लीट किया विद 80% ऑफ मार्क्स, गवर्नमेंट ITI है। और उसके बाद मैंने वापस यहाँ पे मुझे एक और कोर्स करने का मौका मिला, उसका है डायासम करके, जिसमें इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सिखाया जाता है। जी सर। सो एज सच आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एन MBA कोर्स, मैंने HR किया था, तो मैंने सोचा कि जब फॉर माई सेकेंड इनिंग एक और MBA मैं कर लूँगा। जी सर। तो मैंने वो भी यहाँ पे अच्छे स्कोर के साथ कंप्लीट किया। और 3 years की कोर्स ड्यूरेशन करने के बाद अगेन आई गॉट माई सेल्फ पोस्टेड हियर इन सेंटर ओनली, in another department of center as an IT NCO जी सर। for the end of my service. So इन सब चीज़ों के ड्यूरेशन में बहुत सारी चीज़ें जो QMTI में मेरे आने के बाद मैं अपने आप को ये सोचता था कि लाइफ में कुछ गलत हुआ है और फिजिकल इंजरी है, डिसेबिलिटी है, तो बाहर जाके या फिर समाज या सोशल सर्विस में या फिर आप सिविल में, हाउ डू आई सर्वाइव, कैसे होगा? पढ़ाई तो मेरे पास है, नॉलेज सब कुछ है, बट मेरे इस डिसेबिलिटी के साथ में मैं इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हाउ डू आई सर्वाइव इन दैट? सो यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि इतने सारे लोग हैं जिनकी इंजरीज हैं, जिनकी कंडीशंस है इतनी प्रॉब्लमेटिक है, कोई सोच भी नहीं सकता है, जिनकी उम्र मुझसे कम भी है, ज़्यादा भी है, मेरे पेरेंट्स के बराबर, मेरे फादर के उम्र के भी लोग हैं यहाँ पे जिनकी इतनी सिचुएशन ख़राब है। सो मैंने सोचा कि अगर ये लोग बहुत कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? जी सर। ये एक चीज़ आपके मन में ज़रूर आती है। तो आप जब भी किसी अच्छे या बुरे सिचुएशन में होते तो आपको उसके आगे पीछे देखना चाहिए। ये मैं यहाँ पे सीखा हूँ और इससे मुझे ये मोटिवेशन मिला कि कोई भी, नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, चाहे हैप्पीनेस हो चाहे सैडनेस हो, समय बीतेगा ही। तो इसमें आप बेस्ट क्या कर सकते हैं कि आप अपने आप को किसी अच्छी चीज़ में इन्वॉल्व रखो और अच्छी चीज़ों को सोचो, पॉजिटिव रहो। जी सर। लोग हमेशा कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए या पॉजिटिव रहना चाहिए, बट इसके एग्जाम्पल अगर मैं कुछ देना चाहूँ तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है सर। वन मस्ट हैव टू एक्चुअली बी प्रैक्टिकल। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आप पॉजिटिव एक्ट करो तो उसका रिजल्ट या आउटकम आपको पॉजिटिव ही मिलता है। तो वही मेरे साथ यहाँ पे हुआ, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला। यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रैटर्निटी हैं या इतने सारे लोग जुड़े हैं, स्पेशली कैप्टन चितले हैं, वो भी एक रोल मॉडल की तरह मैं उनको देखता हूँ इंस्टीट्यूट में। उनकी उम्र को देखो, उनकी डिग्रीज देखो, उनका नॉलेज देखो, वो ऐसे इंसान है वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। सो बहुत सारे लोगों को मैं मिला हूँ जो व्हील चेयर्स पे हैं, बेड बाउंड है, बिल्कुल नॉट एबल टू इवन मूव देयर फिंगर, स्टिल दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। सो दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट एक्चुअली। एंड इन सब में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मेरे पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली मेम्बर्स, उनका भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है, विच इज़ इनडायरेक्ट सपोर्ट, क्योंकि वो तो मैं हक ही समझता हूँ मेरा। वो जो भी करते हैं आप काउंट भी नहीं करते, बट आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो आई रियलाइज कि उन्होंने जो डेडिकेशन दिखाया या मेरे लिए जो सपोर्ट दिया वो अनकाउंटेबल है आज के डेट में। इट विल बी ऑलवेज अनकाउंटेबल फॉर मी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिटर्न देयर फेवर इन एनी वे। मैं नहीं कर सकता उन्होंने जो किया। फ्रेंड्स हैं, यूनिट के लोग हैं जिन लोगों ने। सो ये सब चीज़ें लेके मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने कोशिश की कि लाइफ में खुद भी अच्छा करना है और आसपास जो भी हैं उनके साथ अच्छा रह के उनको भी अच्छा ही गाइड करना है। जी सर। तो ये इंस्टीट्यूट अराउंड ऑलमोस्ट 106 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है, जिसका मकसद है कि मेरे जैसे डिसेबल्ड सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको हमेशा सपोर्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, और नॉट ओनली दैट बट इवन प्रैक्टिकली उनके साथ खड़े रहना हर चीज़ में। ये इसका मकसद है और इसकी वजह से मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ प्रॉपरली सेट हो गई हैं और वो अपनी लाइफ में खुश हैं सभी। जी सर। दोस्तों अभी आपने सुना कि किस तरह से एक संघर्षपूर्ण जो हालात थे
उन पे भी उन्होंने मात दे दी और बहुत कुछ किया है जीवन में, बहुत कुछ हासिल किया है। सो अब हम जानना चाहेंगे कि उनका बचपन कैसा था और बचपन की कोई यादें ऐसी है जो उनसे जुड़ी हुई है और जो हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे कि कुछ प्रेरणादायी ऐसी घटनाएं होंगी तो वो हमें जरूर यस सुनाएं। प्लीज। एक्चुअली आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपने बचपन वर्ड यूज़ किया तो आई गॉट अ स्माइल ऑन माई फेस। सर। बचपन जैसी चीज़ नहीं है दुनिया में। वन इट इज़ अ जेम ऑफ वंस लाइफ एक्चुअली, आई कैन से। आपको पता नहीं होता है आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस आपको मस्त एकदम लाइफ को एंजॉय करना है। सो इरादा यही है कि वही चीज़ वापस आपको इम्प्लाई करनी है अपनी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ में करी है। आई एम ऑलवेज बिहेविंग लाइक अ किड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन किस एटीट्यूड से देखता है या क्या सोचता है। जी सर। अपने अंदर जो बच्चा होता है उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है, मैं पिछले कुछ साल से इस लाइफ को जी रहा हूँ। आई एम ऑलवेज अ किड, एवरीवेयर आई गो आई बिकम अ किड। जहाँ पे है, हाँ, जब काम करते हैं प्रोफेशनलिज्म में वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी सोच बच्चे जैसी ही होनी चाहिए। फिर भी बचपन की कोई घटना ऐसी तो होगी? इसमें बचपन से लेके जब भी मैं बचपन से सोचता था कि मेरे पिताजी जो हैं वो एक सर्विसमैन हैं। उस टाइम वो रिटायर हुए थे। व्हेन आई वाज इन क्लास 1 ही गॉट रिटायर्ड। सो उनसे जब भी बात करते या कुछ पूछते तो वो उनकी जो यादें हैं वो हमेशा शेयर करते थे। ही इज़ वेरी प्राउड बीइंग एन एक्स सर्विसमैन। सर। तो वो शेयर करते थे हमारे साथ। तो हम भी सोचते थे कि वहाँ पे कैसे होता होगा, कैसे रहते होंगे, कैसे खाना होता है, ड्यूटी क्या होती है और वर्दी पहनने को मिलती है। तो वो सब चीज़ें तो बचपन से ही अंदर थी। तो दिमाग हमेशा एंड पॉइंट में वहीं पे सोचता था कि हमें भी फौज में जाना है। जब मैं स्कूल में था हाँ। तो वहाँ पे भी कुछ हम लोग आर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं सर। तो वहाँ पे भी मुझे वही मौका मिला कि एक सोल्जर का रोल अदा करने का। सो वो एक स्वीट मेमोरी है मेरी। उस टाइम मोबाइल्स या फिर ऐसे कुछ सीडी वीडी का नियोजन नहीं होता था, बट आई हैव दोज मेमोरीज इन माय माइंड। आज भी मेरे वो डायलॉग्स भी मुझे याद हैं कि कैसे वो सिचुएशन था। तो कोई डायलॉग याद होगा तो वो जरूर हमसे शेयर करें, हम भी सुनेंगे। उस टाइम तो मूवी जैसा सिचुएशन होता नहीं था, बट वो बड़ा रियलिस्टिक रहता था कि मैं ड्राइव करके पाकिस्तान में जाऊंगा और 4 लोगों को मार के और अपने चाचा जी का बदला लूंगा। एक ये डायलॉग था, एक आर्ट था उसमें। ये सारी चीजें आज भी मुझे एज इट इज याद हैं। मतलब वो प्रेरणा आपको मिलती रही? प्रेरणा मिली मुझे। और कभी कभी लोग बच्चे बोलते थे कि इफ योर फादर इज एन एक्स सर्विसमैन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू जॉइन द आर्मी। आई यूज्ड टू से नो, ऐसे करके बोलता था जानबूझ के, बट इट वाज इन माय माइंड कि मुझे जाना है तो वहीं जाना है। एंड आफ्टर ऑल आई एम वेरी हैप्पी आई अचीव व्हाट आई वांटेड टू। सो यही एक मीठी याद है मेरी बचपन की। नाइस सर। और दोस्तों, आपने सुना कि इनका बचपन कैसे गुजरा और किस तरह से प्रेरणा वो बचपन में लेते थे। तो हम अब जानेंगे आपसे कि अभी कुछ ऐसे गोल्स हैं लाइफ में कि आगे सोचा है कि हम कुछ ऐसे करेंगे, ऐसी कोई सोच आपने? यस, बट बिफोर दैट आई रिमेम्बर्ड समथिंग व्हिच आई वांटेड टू लेट यू नो। सर। क्या होता है मैम लाइफ में, जब आपके साथ कुछ अच्छा या बुरा हादसा होता है या इंसिडेंट होता है जी सर, तो आपका विजन है वो बहुत क्लियर हो जाता है, क्योंकि आप रियलिटी को जीने लगते हो। जी सर। यू फेस मेनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, बट मेरा कहना यही है कि वो चैलेंज किसी भी रूप में हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि इट इज़ एन एक्सीडेंट और हार्ट अटैक और वट एवर इट इज़, बट आपको यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट ऑलवेज। यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग योर माइंड इन सच अ वे दैट इफ एनीथिंग कम्स इन योर लाइफ सडनली, लाइफ इज अनसर्टन, तो कुछ भी हो सकता है, तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रखें अपने आप को। वट एवर इट इज़, आपको हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। सो इन माई केस मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो आप ये कह नहीं सकते, बट क्या होता है कि आप अगर उसके लिए तैयार रहते, जैसे आप इंश्योरेंस करके रखे, हेल्थ इंश्योरेंस का रखो, या फिर आप अपनी कुछ पहले से ही इसके बारे में प्लान करके रखो, ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहो। ये तो एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है, तो ये चीज़ें भी उससे सीखने को मिलती हैं। जी सर। और
अगर आप ऐसे तैयार रहते तो आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी, बट यू विल बी इजीली एबल टू गेट ओवर ऑन द सिचुएशंस दैट यू आर गोइंग थ्रू। ये मेरा कहना है। आपने बहुत कुछ हासिल किया है। Yes. ये सब हासिल करने के बाद अब आप क्या, किस नज़रिए से देख रहे हैं जीवन को, और क्या सोचते हैं कि मैं और भी क्या करूँगा? Yes. तो ये भी हमें जानना है बिल्कुल। आपसे। जी आज सर। की डेट में मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 8 मंथ्स। जी सर। एंड जब से मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो मेरा एम यही है पब्लिक सर्विस ज्वाइन करने का कि आई वुड लव टू बी अ पब्लिक सर्वेंट। मुझे Yes. लोगों को सर्व करने में अच्छा लगता है। जैसे मैंने पहले से बोला कि मुझे बात करना अच्छा लगता है, जी सर। तो बात लोगों से ही करनी पड़ेगी, तो लोगों में रहूंगा तभी बात करूंगा, जी कर सर। पाऊंगा। तो मुझे यूनिक जॉब्स भी आई गॉट ऑफर एज एन HR इन प्राइवेट एंटिटीज जी फॉर सर। 3 MNCs लास्ट ईयर एज पर माई बायोडेटा। बट मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, मुंबई में मुझे मिला था। जी सर। So, being an ex-serviceman, my first aim to be with my family all the time, spend Sir. my time with my kids and my wife, Yes sir. my parents. So, इसीलिए मैंने प्राइवेट एंटिटी में घर से दूर जाना सही नहीं समझा। तो मैंने लोकल जो गवर्नमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें मैंने ज्वाइन किया। और मैं आज की डेट में ये महसूस करता हूँ कि यहाँ पे जाने के बाद एम सिर्फ इतना है कि अपने से जितना हो सके जो अपना रोल है वो अच्छे से अदा करूँ, जी सर। लोगों के लिए काम करूँ, और हो सके तो जितना मैक्सिमम हो सके मैं काम कर सकूँ। जी सर। ये मेरा एम है। लोग सब प्रकार के होते हैं। आपको 15 अगस्त या 26 जनवरी को आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके पास आएंगे, बट पर्सन लाइक मी या कोई भी सर्विंग सोल्जर होता है, जब वो रिटायर होने के बाद घर जाता है या छुट्टी के दौरान किसी काम के लिए घर जाता है या किसी ऑफिस में जाता है, तो लोग इतना भी नहीं सोचते हैं कि इसके पास समय कम है या फिर इसका ये काम जल्दी से जल्दी करके मदद करें। तो मेरी इनफैक्ट ये कंप्लेंट नहीं है, बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल पर्सन टू बी कंप्लेंट अबाउट, इट इज जस्ट अ सोसाइटी। तो मेरी ये दरख्वास्त है लोगों से कि वो लोग भी इस चीज़ को सोचे। जी सर। आपको अगर हमारे लिए कुछ करना है तो हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं। आप जो इज्जत हमें दे रहे हैं वो इज्जत को आप इस माध्यम से बरकरार रख सकते हैं कि आप उनको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसमें सपोर्ट करें, गाइड करें, सहयोग करें, जी सर। सो दैट जो लोगों को परेशानी होती है वो कम हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। जी सर। और अगर इंडिविजुअल सोल्जर हैं, रिटायर्ड पर्सन है, तो वो कैसे न कैसे करके वो कर ही लेगा, बट उसके परिवार वाले हैं, उसकी वाइफ है, कोई वॉर विडो है, या कोई भी एक सर्विसमैन की वाइफ है, या कह सकते हो आप सोल्जर की विडो है, वो लोग भी ऑफिसेस वगैरह में जाते हैं। तो मेरे हाथ जोड़ के विनती है सभी से कि आप उनको एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करें, उनको हेल्प करो। जी सर। ताकि जिस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ सर्विस में खर्च करी, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों यारों से छोड़ के, उसको कभी दुख ना हो कि मेरे परिवार को अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जी सर। चाहे वो कोई भी ऑफिस हो। ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी मैं पिछले 7-8 महीने से प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ या गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, मैं चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को वाह करने से चीज़ें नहीं चलेंगी। जी सर। इट हैज़ टू बी चेंज्ड। The way people are thinking on those special days, that has to be continued by in the means of services they are providing to the families actually. Yes, sir. फिर वो आपका इवन ग्राम पंचायत का ऑफिस क्यों ना हो, वहाँ से हर जगह वो जाते हैं, उनको वो हेल्प करो, भले आप उनको कुछ दो मत, बट हेल्प करो, गाइड करो, सो दैट उनको भी लगेगा कि उन्होंने, अगर उनके बेटे ने, उनके भाई ने, उनके बच्चे ने अगर देश के लिए कुछ किया है तो उनको रिटर्न में उन्हीं के देश वाले प्राउडली सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। सर, सो मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जो हमारे जवान सुन रहे हैं, यूथ सुन रहे हैं, उनमें से भी कई लोग इच्छुक होंगे आर्मी ज्वाइन करने के लिए एज एन ऑफिसर, एज एन सोल्जर, तो आप उनको किस तरह से तैयारी का संदेश देंगे? थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वांटेड टू शेयर विद सर। आप लाइफ में आप जो करते हैं
पैसे कमाने के लिए उसे सेवा कहते हैं, सर्विस कहते हैं हम लोग, सर्विस के बदले हम पैसे कमाते हैं। बट यहाँ पे जो आप सर्विस करते हैं या सेवा देते हैं, ये सेवा है। इट इज़ नॉट कि आप कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल फीलिंग्स हैं देश के प्रति। तनख्वाह तो आपको कहीं से भी मिलेगी, आप कुछ भी काम करेंगे, आपके अंदर वो जज्बा है तो आप कोई भी काम हासिल करके, पढ़ाई करके पा सकते हैं। बट इससे बेहतर सर्विस आई डोंट थिंक कि कोई भी है। वन ऑफ द बेस्ट सर्विस आई कैन से, आई विल नेवर से इट इज़ अ जॉब, इट इज़ नॉट अ जॉब एक्चुअली, ये सेवा है। और सेवा के बदले आपको जो भी मिलता है दैट इज कंफर्टेबल, दैट इज सेटिस्फाइड थिंग एक्चुअली। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर अपनी जीवन में आपको कुछ अच्छा इंसान बनना है या कुछ अनुशासन लाना है, तो इससे बेहतर कोई भी सर्विस नहीं है। और इसको मैं तो यही कहता हूँ कि हर एक बंदे को, हर एक यंगस्टर्स को एटलीस्ट 4 to 5 years मिनिमम कम से कम फौज को देने ही चाहिए। जी सर। जिसके बदले उनकी जीवन में एक उनकी विचारधारा ही बदल जाती है। आपकी उस जो उम्र होती है आपकी टीनेज की, यंग एज की, उस टाइम में आपके दिमाग में बहुत सारा कोलाहल होता है विचारों का, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके अंदर एक अनुशासन आता है, आपके अंदर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने का जज्बा आता है, और उससे आपका पूरा जीवन जब तक आप जिंदा है बिल्कुल डिसिप्लिन और एक तरीके से जीते हैं आप। तो isn't it there is a difference between animals and human beings? जी सर। And only discipline can make you differ from them. Otherwise there is no difference between you and them. बट एक ऑफिसर बनने के लिए आपने एक प्रिपरेशन किया था बहुत अच्छे से। I am coming to that point actually. एक जवान बनने के बाद पढ़ने का जज्बा तो मेरे अंदर था ही, बट मैं भी अपने जो विचार हैं, अपने अंदर जो कैपेसिटी है कुछ चीज़ों को करने की, उनको आई वुड हैव ओनली बीन एबल टू एडवाइज इट दैट टाइम जब मैं सर्विंग सोल्जर था, बट मैं चाहता था कि उनको अमल में कैसे लाऊंगा। जी सर। तो मुझे अपने से भी कुछ करना है। तो 6, 7, 8 साल की सर्विस करते करते मैंने जो एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, इट वाज वेरी टफ टू एक्चुअली अंडरगो सच काइंड ऑफ एग्जाम्स। आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है जी। और एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसके बाद आपको एक एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है जो 5 डेज का प्रोग्राम रहता है। जी सर। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि मैंने मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी या इंग्लिश का हमारा कोई वास्ता नहीं था। इवन आई हैड संस्कृत सब्जेक्ट फ्रॉम 8 to 10th। हिंदी मैंने 5वीं से 7वीं कक्षा तक ही पढ़ी है। जी सर। तो एसएसबी प्रिपरेशन के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली चाहिए। उसके लिए फिर मुझे आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। मैं जैसे मैंने बोला कि कहीं कुछ पढ़ने में भी मैं आई वाज नॉट सो गुड, तो फिर मैंने अच्छे से अपनी ड्यूटी करते करते यूनिट की सपोर्ट की वजह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाया, मेहनत करी। और जब आप डिसाइड करते हो कुछ चीज़ करना है तो आपको उसके पीछे वर्कआउट करना पड़ता है। जी सर। सो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, वर्कआउट किया और वो चीज़ अचीव करी। सो मेरा कहना यही है कि आप इससे बेहतर या एलिट सर्विस आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आप जिंदगी में कुछ भी करो, बट मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट आप कुछ साल तो फौज को दे दो। वो उसको नहीं दे रहे हो आप, फौज ही आपको बनाएगी, आपको उतना स्ट्रांग बनाएगी कि आज इतनी सिचुएशन के बाद भी I am very happy walking on my legs and highly motivated with the things around, not specially something happening with me. On daily routine, daily basis जो भी मैं ज़िंदगी में जी रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ और मुझे हर एक छोटी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको रीडिंग की जो हॉबी थी वो यहाँ काम कर गई, यानी कि वो उसकी वजह से आप सक्सेस हुए। और आजकल के जो युवा है उनमें ये थोड़ा सा कम हो रहा है स्किल, तो उनको पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप सिर्फ युवाओं को ब्लेम नहीं कर सकते। आज का माहौल या जो कल्चर है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एक्चुअली वेस्टर्न चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं हमारे कल्चर के अंदर, और सबको लाइफ में कमाने की रेस लगी हुई है। बट आज के टाइम में अगर मुझे आप पर्सनली पूछ रहे हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा कहीं पे
हफ्ते 10 दिन में आपको रुकना चाहिए जिंदगी से, एक आध दिन अपने लिए निकाले, जी सेल्फ एनालिसिस करें कि आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं अभी, किस प्रवाह में आप बह रहे हैं, जी सर। क्या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने खुद के साथ, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करने की आवश्यकता है। इवन आई एम नॉट ब्लेमिंग सोशल मीडिया, अगर मैं उसको ब्लेम करूँ तो आज हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कुछ कर रहे हैं, जी सर। तो बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं सोशल मीडिया के। जी सर। और आप अच्छी चीज़ों को देखने का नज़रिया अगर अपने आप में है तो आप अपने परिवार में, बच्चों में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चीज़ें तो रहेंगी, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, दोनों चीज़ें रहेंगी, बट आपको किस तरफ रहना है यह आपके विचार पे निर्भर करता है। और आपको वो विचार लाने के लिए अपने आप में कुछ एक आध परमानेंट चीज़ ऐसी रखनी चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें मिले। या तो कोई किसी को रोल मॉडल ऐसा रखिए जो अच्छे विचारों वाला मतलब है, वहाँ से हम मोटिवेशन ले, या फिर आप बुक्स का सहारा ले, या फिर आप लोगों से बात करें। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए? यस, फिजिकल फिटनेस के लिए इवन दो आई एम स्टिल डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, बट अपना रूटीन है वो मैं मेंटेन करता हूँ। आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। सबसे पहले तो आज के टाइम में आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है और आपके रूटीन वर्क पे ध्यान रखना है। आप योगा कर सकते हैं, आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इवन आपको देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ वट एवर गोइंग ऑन प्रेजेंटली, आपको जुम्बा है या जिम है, ये सब चीज़ें तो है ही, बट पर्सनली आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में। आज का टाइम आपका ऐसा है कि वी आर नॉट किड्स एनी मोर, स्पून फीडिंग नहीं चलेगा। तो जो दिमाग से आपकी चीज़ें बोलती हैं, आपका दिल बोलता है कि मेरी सेहत के लिए, मेरी लाइफ के लिए ये चीज़ अच्छी है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। एंड फिजिकल फिटनेस से ये डेफिनेशन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मस्कुलर कितने हैं या आप हेल्दी कितने हैं। बीइंग मेंटली हेल्दी इज़ अ ग्रेटेस्ट थिंग एक्चुअली। जी सर। नो मैटर आपका शेप कैसा है बॉडी का या आपकी तोन निकली है, उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ है। जी सर। इफ़ यू आर मेंटली हेल्दी देन ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू बिकम फिजिकली एज वेल एज मोटिवेशनली हेल्दी। दोस्तों, आज हमें हवलदार साईनाथ पौल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी है जिससे कि आप प्रेरणा लेके ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन में संघर्ष करके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, QMTI में आकर भी बहुत कुछ उन्होंने किया और बहुत सारी प्रेरणा वो आज हमें देकर जा रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे ही जाबाज सिपाही से। और सर, आप यहाँ आए और आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ ecstatic program actually. जी सर। From last lot of time, me myself was also thinking regarding this, that what could I do for actually for the generation, upcoming generation. मैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं आज जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है या लगता था अभी तक, बट आज आपके माध्यम से वो चीज़ कहीं ना कहीं शुरुआत हुई उस चीज़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। और लाइफ में आप किसी का सक्सेस स्टोरीज देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट मैं तो स्पेशली ये भी कहता हूँ कि सक्सेस के पीछे फेलियर्स हैं, उसको भी देखो, उससे आपको खुद फेल होके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। और मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा करने का जज्बा आपके अंदर बना रहेगा। और हैट्स ऑफ कि आपकी इस सीरीज़ का नाम जिसने भी जज्बा रखा है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वाकई ये जज्बे वाली बात है, आप लोगों के अंदर भी जज्बा है कुछ अच्छा सोसाइटी में करने का, इससे ये प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है मुझे। और ये नए युवा आपसे भी एक जज्बा लेंगे जो कुछ आपने किया है अपनी लाइफ में। मिलते हैं नए मेहमान से अगली कड़ी में, और सुजाता को दीजिए आज्ञा। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू मैम।